इस जनता का असीम प्रेम आज से ही नहीं, पिछले कई वर्षों से मेरे पिताजी के जो कर्मनिष्ठ, उन्होंने अपना पूरा जीवन इनकी सेवा में समर्पित किया है। तो ये प्यार और आशीर्वाद पहले उनको मिलता था, अब मेरे पिताश्री के आशीर्वाद से पूरी जनता का असीम प्रेम मुझे भी प्राप्त हो रहा है। और उसी असीम प्रेम और आशीर्वाद के चलते आज मेरी जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जैसे कि हम कड़ी से कड़ी बनाकर एक चेन बनती है, वैसे ही मेरी पंचायत में जितने भी आज तक विकास हुए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान एवं सहयोग मेरे ग्रामवासियों का पूरी तरह से रहा है। और उन्हीं के आशीर्वाद से, इस सहयोग से आज हम पूरे राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। जनता वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये पंचायत मेरा परिवार है। इस पंचायत का हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। चाहे ये सीट तो एक खाली माध्यम है, बाकी बिना सीट के भी मेरे पिताश्री ने इस गांव की काफ़ी सेवा करी थी। और भविष्य में मैं भी मेरी पूरे इस पंचायत के परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सीट तो है, तब तक तो खैर मैं आपके सेवा में सदैव हाजिर हुई। अगर ये नहीं भी रहेगी, फिर भी जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है वो हमेशा कायम रहेगा। 30 जुलाई 2012 की मेरी फ़्लाइट थी यूएस की, सब कुछ सेटल्ड था। मेरे पिताजी का एक सपना था कि उन्हें कभी शिक्षा के लिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए थे। पर उनकी इच्छा थी कि हम अच्छे से पढ़ लिख के और एक अच्छा जीवन हमारा शिक्षा से ही सही हो सकता है। उसके बाद मैंने जयपुर में 10 साल इंटरनेशनल बैंकिंग में जॉब करी थी। जॉब करी, सब कुछ सही चल रहा था, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा और अचानक से राजनीति में आ जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि अब नियति को तो कोई टाल नहीं सकता। डिप्टी सीएम आदरणीय दिया कुमारी जी के सानिध्य में मेरा पद ग्रहण कराया गया। काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि पंचायत को आप किस तरह से एक विकास की ओर ले जा सकते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी इस पूरे सफ़र में, इस 5 साल के सफ़र में हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी का काफ़ी सहयोग रहा। हमारे यहाँ पे एक कोरनावाड़ा करके गांव है, देवता बिराजे हुए हैं वहाँ पे। तो उनके वहाँ पे सिर्फ एक वो छोटा सा कच्चा मंदिर था, वहाँ पर कोई सराय, सामुदायिक भवन जैसा कुछ था नहीं। पूरा उनका समाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ था और उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ओले भी गिरे। तो वो पूरे समाज वाले काफ़ी परेशान हुए उस दिन रात को, और उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए थे। वो वीडियोस हम तक भेजे थे। उन्होंने वो वीडियो देखते ही उसी वक्त तुरंत 7 लाख की एक सैंक्शन दी। और आप अभी अपन गए थे, आप देख सकते हैं कि वो भवन बिल्कुल आज तैयार होके और अभी वर्तमान में स्थापित है। कि शिक्षा के क्षेत्र पे आईएनजी जोशी का कितना का ध्यान है, कितना बच्चों को जागरूक करते हैं, किस प्रकार विकास के काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र। जब भी मैं, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है स्कूल में, तो वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया जाता है। तो वहाँ मैं बच्चों से हर कार्यक्रम में पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर उनको जागरूक करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ शिक्षा इसलिए दब गई थी क्योंकि उस परिवार का कोई व्यक्ति नशे की लत से, शराब की लत से अपना जीवन तो खराब कर ही रहा है, साथ में अपने बच्चे की शिक्षा खराब कर रहा है, अपना परिवार भी खराब कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है। जो भी नशे की चीज़ें वो लेके गया, चकना वगना सब लेके वहाँ बैठे और पार्टी कर रहे, पूरा माहौल बना रखा। पूरा माहौल बना रखा। वो देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यार ये 10 साल के बच्चे आज इस मार्ग पर चल पड़े हैं। तो अब जब इनको लत लगेगी तब ये कोई काम तो करते नहीं है जो जहाँ से इनकी इनकम हो। तो जब पैसा नहीं होगा तो दारू खरीदेंगे कैसे, दारू खरीद नहीं पाएंगे पीने के लिए, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट होंगे। बच्चे शराब की लत में पड़ चुके हैं। उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए बीच में हमने शराबबंदी का अभियान शुरू किया था। आपके युवा साथी, स्कूल के बच्चे हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि आईएनजी हमारे मित्र हैं, सरपंच तो हमारे नहीं है। ये क्या रीज़न है सर? लोग आपको मित्र ज़्यादा कहते हैं, सरपंच बहुत कम समझते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में तो अब आना ज़रूरी हो चुका है।
क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ ये देश बढ़ रहा है तो हर चीज़ हर दिन अपडेशन होती जा रही है। तो वो अपडेशन सिर्फ लोगों में युवाओं तक ही जल्दी कैच कर लेते हैं, बाकी गांव के जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है बिल्कुल डीपली, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती। 50 तरह के काम लेके आते हैं। हम भी समझते हैं कि हर काम मुमकिन नहीं होता। वो उसने लिया, वो अपन ने वापस रिटर्न लिया। फिर जब मैं उनके बस्ती में वापस वो पैसा उनको घर पे लौटाने गया तो उन्होंने मेरे को एक वो महिला के आंख में आंसू आ गए। वो मेरे को ले सरपंच आपके भी इसमें कोई खर्चा पानी रख लो। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैंने अवेयरनेस, मेरे को समझ में आया कि यार अवेयरनेस नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि टाइमली जैसे नरेगा चलती है तो वहाँ मोस्टली गांव के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि नरेगा हमारे गांव के लोग ही चलाते हैं, तो लेडीज़ लगभग वहीं मिल जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो ये स्कैम्स होते हैं इनके बारे में हम उनको अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो अवेयर रहते हैं। और जैसे जब भी ऐसी कोई स्कीम्स आती है तो हम जैसे हमने ग्राम पंचायत के ग्रुप्स बना रखे हैं नरेगा के माध्यम से और बाढ़ पंचायत के माध्यम से पूरे गाँव में सूचना करा देते हैं आवेदन के लिए। बाकी मेरी पंचायत में भी 48 के आसपास प्रधानमंत्री आवास पास हुए, जिसमें से 8 तो पहले बन चुके थे, 5 का भी काम प्रगति पे है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए, उस पर हमारा काम जारी है। मैं बात करना चाहूंगा लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या पे किस तरह से आयन जोशी के द्वारा काम किया गया। मिशन 2025 आने वाला चुनाव, अगर जनता जनार्दन आप पे विश्वास करती है, आपको एक बार फिर इस चुनावी मैदान की कमान सौंपती है, तो क्या आईएनजी जोशी एक बार फिर चुनावी मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। जैसे कि ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो काफ़ी समय से हम डोर टू डोर गांव के काम विजिट कर रहे थे, विकास कार्य विजिट कर रहे थे। और पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो ना अपनी ग्राम पंचायत के लिए परिचय के मोहताज है, ना अपनी विधानसभा वासियों के लिए परिचय के मोहताज है। जिस तरह से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप पूरी पंचायत के ऊपर झलक मारिए। पंचायत का जो सरपंच ऑफिस है, ये अगर बात की जाए ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का निजी ऑफिस हो। इतनी शानदार तरीके से व्यवस्थित चीज़ों को पे ध्यान दिया गया है। और मैं बात करना चाहूँ अवार्ड की, तो आप देख सकते हो जिस तरह से पूरे अवार्ड के साथ में भरा हुआ है। और मेरे साथ इस टाइम सरपंच साहब मौजूद हैं, जो वर्तमान सरपंच है आयनजी जोशी। जोशी साहब से मैं बात करूंगा, जैसे कि राजनीति के परिचय के ऊपर हमारी बात हुई, अब मैं बात करना चाहूँगा। कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस पद की गरिमा को देखते हुए सबसे पहले तो युवा सरपंच की हम शिक्षा पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे ग्राम पंचायत के हर एक छोटे बड़े मुद्दे पे कि गांव के प्रति इनका कितना स्नेह है, गांव के लोगों ने कितना प्यार दिया, गांव के लोगों ने तो सरपंच पद का ताज बना दिया, गांव के लोगों के ऊपर इनका कितना ध्यान है। बने रहिए, दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं। सर नमस्कार, पहले तो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप सभी का ग्राम पंचायत पसून में स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जनता की बात आपसे बोलना चाहूँगा। जिस जनता ने आज आपको इस पद पे बिठाया, इस पद का ताज पहनाया, अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे? इस जनता का असीम प्रेम आज से ही नहीं, पिछले कई वर्षों से मेरे पिताजी के जो कर्मनिष्ठ, उन्होंने अपना पूरा जीवन इनकी सेवा में समर्पित किया है। तो ये प्यार और आशीर्वाद पहले उनको मिलता था, अब मेरे पिताश्री के आशीर्वाद से पूरी जनता का असीम प्रेम मुझे भी प्राप्त हो रहा है। और उसी असीम प्रेम और आशीर्वाद के चलते आज मेरी जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जी, तो ये जो पद है सरपंच, ये सिर्फ कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, बाकी सरपंच देखा जाए तो वास्तविक में मेरे ग्राम का हर व्यक्ति है। क्योंकि एक सरपंच अपने ग्राम पंचायत को, अपने गांव में विकास तभी कर पाता है जब उसे सबका सहयोग मिलता है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हम कड़ी से कड़ी बनाकर एक चेन बनती है, वैसे ही
मेरी पंचायत में जितने भी आज तक विकास हुए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान एवं सहयोग मेरे ग्रामवासियों का पूरी तरह से रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से, इस सहयोग से आज हम पूरे राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। क्या बात है जी। इसके पीछे की अगर बात करें तो ये इसके पीछे आपकी जनता का हाथ है। बिल्कुल, जनता के बिना हम पूरी तरह से अधूरे हैं। जो है ये जनता, खैर जनता वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, ये मेरा परिवार है। क्या बात है। ये पंचायत मेरा परिवार है। इस पंचायत का हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। उनका हमेशा से मेरे मन में मान सम्मान उनके प्रति हमेशा रहा है, रहेगा। और जहाँ भी उनको जिस पल भी मेरी ज़रूरत महसूस होगी उनके लिए हमेशा हाजिर रहे भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। क्या बात है। चाहे ये सीट तो एक खाली माध्यम है, बाकी बिना सीट के भी मेरे पिताश्री ने इस गांव की काफ़ी सेवा करी थी और भविष्य में मैं भी मेरी पूरे इस पंचायत के परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सीट तो है, तब तक तो खैर मैं आपके सेवा में सदैव हाजिर हुई। अगर ये नहीं भी रहेगी फिर भी जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है वो हमेशा कायम रहेगा। कभी इस विश्वास से मैं डगमगाऊंगा नहीं। आपका ये विश्वास सदैव मेरे लिए सर्वमान्य रहेगा। क्या बात है। तो जैसे कि सर ने कहा कि ये मेरी जनता नहीं, ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार के ये लोग सदस्य हैं। अब बात करेंगे अपने सरपंच जी की शिक्षा की, कि इन्होंने खुद ने कितनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है और गांव के अंदर शिक्षा के प्रति इन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं, बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन देते हैं, बच्चों को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपकी शिक्षा के पे बात करना चाहूँगा। आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण कर रखी है? मैंने सर ग्रेजुएशन करी है, उसके साथ साथ मैंने होटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन किया था, फूड लॉ पढ़ा है और मेरी प्राथमिक शिक्षा यहाँ राजसमंद आलोक स्कूल, सोफिया स्कूल से हुई थी। उसके बाद मैं गुजरात चला गया था। 11th से लेके मेरी ग्रेजुएशन गुजरात वल्लभ विद्यानगर से हुई थी। मेरा कॉलेज यूएस से एफिलेटेड था, तो 4 साल का मेरा कोर्स था। 4th ईयर में मेरे क्लास की स्ट्रेंथ 58 थी, जिसमें से टॉप 5 में मेरा सिलेक्शन हुआ था यूएस में एक कंपनी में। वहाँ मेरी जॉब लगी थी, मेरा वीज़ा और सब कुछ कंप्लीट था। 30 जुलाई 2012 की मेरी फ़्लाइट थी यूएस की, सब कुछ सेटल्ड था। और मेरे पिताजी का एक सपना था कि उन्हें कभी शिक्षा के लिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए थे। शिक्षा उनकी अधूरी रह गई थी, पर उनकी इच्छा थी कि हम अच्छे से पढ़ लिख के और एक अच्छा जीवन हमारा शिक्षा से ही सही हो सकता है। तो उन्होंने मेरी शिक्षा को लेके कभी कोई कमी नहीं आने दी। हर चीज़ में जो सुविधा उन्होंने दी वो काफ़ी सहयोग रहा मेरा उसमें। तो जब मेरा यूएस में सिलेक्शन हुआ था तो सब कुछ था, पर किसी पारिवारिक किसी कारण की वजह से मैं जा नहीं पाया था। उसके बाद मैंने जयपुर में 10 साल इंटरनेशनल बैंकिंग में जॉब करी थी। जॉब करी, सब कुछ सही चल रहा था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा और अचानक से राजनीति में आ जाऊंगा। मेरे पिताजी काफ़ी वर्षों से राजनीति में थे, पर मुझे कभी राजनीति में इंटरेस्ट था नहीं और कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति तो छोड़ो, मैं कभी राजसमंद भी वापस शिफ्ट होऊंगा। सोचा था कि अब करियर मेरा बैंकिंग सेक्टर में ही है तो उसी में आगे बढ़ूंगा और आने वाले समय में बाहर ही सेटल होने का था। बट वो कहते हैं ना कि अब नियति को तो कोई टाल नहीं सकता। तो इसी के चलते इसी क्रम में 2020 में हमारे यहाँ पे सरपंच चुनाव के लिए जनरल सीट आई थी। तो जनरल सीट में किसी कारणवश पिताश्री खड़े नहीं हो पाए, तो गांव वालों ने अब पिताजी और मेरे जो भी हमारे ये टीम के जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं उनसे कहा था कि भाई मुझे चुनाव लड़ाया जाए यहाँ बुला के। उसके लिए मैं एग्री नहीं था शुरू में, पर ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि आना पड़ा, चुनाव लड़े और जनता के और परिवार के आशीर्वाद से जीत हुई
और उसी दरमियान हमारे जो उस तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान डिप्टी सीएम आदरणीय दिया कुमारी जी के सानिध्य में मेरा पद ग्रहण कराया गया। और उसके बाद पद ग्रहण के दौरान ही उन्होंने मुझे उन काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि पंचायत को आप किस तरह से एक विकास की ओर ले जा सकते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी इस पूरे सफ़र में, इस 5 साल के सफ़र में हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी का काफ़ी सहयोग रहा। मतलब अगर कभी भी किसी भी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी सार्वजनिक जनता के लिए, उन्होंने हमेशा सहयोग किया, कभी मना नहीं किया। एक इसमें आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि वास्तव में, क्योंकि ये हमें बताना चाहिए लोगों को कि एक व्यक्ति राजनीतिक जीवन में भी लोगों के लिए कैसे समर्पण कर सकता है। हमारे यहाँ पे एक कोरनावाड़ा करके गांव है, वहाँ पर गारी समाज के एक देवरा है, मतलब उनके देवता बिराजे हुए हैं वहाँ पे। तो उनके वहाँ पे सिर्फ एक वो छोटा सा कच्चा मंदिर था, वहाँ पर कोई सराय सामुदायिक भवन जैसा कुछ था नहीं। तो उनके कोई जैसे रात्रि जागरण था तो पूरा उनका समाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ था और उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ओले भी गिरे। तो वह पूरा समाज वाले काफ़ी परेशान हुए उस दिन रात को और उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए थे, वो वीडियोस हम तक भेजे थे। अगले दिन हमारे आदरणीय दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम मैम का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मेरे पिताजी ने उन्हें कॉल किया था और शुभकामनाएं देने के बाद पापा ने वो वीडियो उनसे शेयर किया था। वो वीडियो देखते ही हमें उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वो वीडियो देखते ही उसी वक्त तुरंत 7 लाख की एक सैंक्शन दी। और आप अभी अपन गए थे, आप देख सकते हैं कि वो भवन बिल्कुल आज तैयार होके और अभी वर्तमान में स्थापित है, जो कि इस समाज को, उस गांव को काफ़ी उससे मदद मिली। आज वहाँ पे आराम से वो अपनी जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। और ये एक उदाहरण है कि एक वास्तव में एक जो नेता होता है वो अगर अपने जनता के लिए सोचे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बात कर रहा था शिक्षा की, और शिक्षा के क्षेत्र पे ही मैं बात करूंगा आगे भी आपसे कि यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र पे आयन जी जोशी का कितना ध्यान है, कितना बच्चों को जागरूक करते हैं, किस प्रकार विकास के काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे उच्च माध्यमिक एक विद्यालय है, उसके अलावा हर गांव, राजस्व गांव में एक विद्यालय है। जब भी मैं जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है स्कूल में तो वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया जाता है। तो वहाँ मैं बच्चों से हर कार्यक्रम में पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके उनको जागरूक करता हूँ। जैसे कि कुछ टॉपिक मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे नशा मुक्ति हुआ। हमारे यहाँ की क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा तो तब एक बच्चा तब व्यवस्थित शिक्षित हो पाएगा जब वो उस स्तर तक व्यवस्थित पहुँच पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ शिक्षा इसलिए दब गई थी क्योंकि उस परिवार का कोई व्यक्ति नशे की लत से, शराब की लत से अपना जीवन तो खराब कर ही रहा है, साथ में अपने बच्चे की शिक्षा खराब कर रहा है, अपना परिवार भी खराब कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले उस चीज़ की जड़ पकड़ी हमने। नेक्स्ट, मैंने ऐसे चीज़ें देखी है इस पंचायत में कि हमारे जो शराब के ठेके हैं वहाँ पे 10 साल का बच्चा शराब लेने जाता है, मेरे पास उसके वीडियो फोटोज़ भी हैं। 10 साल का बच्चा शराब लेने जाता है, शराब का ठेकेदार उसे शराब बेचता है, जबकि 18 साल से नीचे, मतलब एक ठेकेदार की भी ये जिम्मेदारी है, भले ही उसका काम है, पर 1% उसकी भी जिम्मेदारी कि यार ऐसा कोई 18 साल से कम बच्चा आ रहा है तो एटलीस्ट उसको हम वो सेल ना करें, ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जब मैंने ये प्रथम बार ये जब चीज़ें देखी, फिर मैंने वो बच्चा वो दारू लेके जा रहा है, उसके बाद एक पहाड़ी पे 4-5 बच्चे और बैठे हुए हैं स्कूल ड्रेस में ही, वो सब वो भी जो भी नशे की चीज़ें वो लेके गया, चकना वगना सब लेके वहाँ बैठे और पार्टी कर रहे थे। पूरा माहौल बना रखा। पूरा माहौल बना रखा। वो देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यार ये 10 साल के बच्चे आज
इस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो अब जब इनको लत लगेगी तब ये कोई काम तो करते नहीं है जो जहाँ से इनकी इनकम हो। तो जब पैसा नहीं होगा तो दारू खरीदेंगे कैसे? दारू खरीद नहीं पाएंगे पीने के लिए, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट होंगे। क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट होंगे तो इनका भविष्य खत्म हो जाएगा पूरा, तो कोई चीज़ बचेगी नहीं उसमें। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि शिक्षा के लिए इनको प्रेरित तो हम बाद में करेंगे, पहले तो इन गतिविधियों से इनको बचाना पड़ेगा। तो जैसे जो भी प्रोग्राम होते हैं तो उनमें मैं इनकी काउंसलिंग भी करता हूँ कि भाई नशा मुक्ति में हमें कैसे सावधान रहना है, घर पे भी अपने पेरेंट्स अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें कैसे समझाना है। तो नशा मुक्ति हो गया, पर्यावरण की तरफ भी उनको मैं काफ़ी डाइवर्ट करता हूँ कि आप पर्यावरण की तरफ ध्यान दो। अभी से आप बच्चे हैं, आप हमारी जड़ हैं, आप अभी से ध्यान देंगे तब जाके आगे चल के आप भी किसी को प्रेरित कर पाएंगे आगे। आप कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना पड़ता है, पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि अब बच्चों को बताना पड़ता है हमारे मतलब परिवार को या बड़े लोगों को कि आप इस तरह से नहीं, ये सही है। तो ऐसी स्थितियाँ भी आती है। तो उसको लेके ये शिक्षा के मतलब जैसे पहले इसमें नशा मुक्ति का टॉपिक हो गया, फिर पर्यावरण का हो गया जिसमें हम बच्चों को पर्यावरण पे मतलब हरिओम ओपन भी विजिट कराते हैं, इनसे प्लांटेशन करवाते हैं बच्चों को। तो वो हो गया। शिक्षा के लिए अपन ने जो भी हमारे देश के अभी तक के जो मार्गदर्शक बोल सकते हैं या जो इस देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनकी जीवन गाथा भी हमें उनको बतानी पड़ती है, तभी वो प्रेरणा लेंगे उनसे। वो चीज़ हुई। तो हमारे यहाँ सबसे जो प्रॉब्लम है शिक्षा की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि शिक्षा हमारी इसलिए पूरी नहीं हो पा रही कि वो लोग और वो बच्चे शराब की लत में पड़ चुके हैं। उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए बीच में हमने शराबबंदी का अभियान शुरू किया था, जिसमें गांव वालों ने काफ़ी सहयोग किया और हम अंतिम चरण में हैं। बहुत जल्दी उसमें चुनाव होने वाला है। आजीवन हमारी पंचायत में शराब बंद हो जाएगी। उस चीज़ को लेके मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं, पूछते हैं, आबकारी विभाग वालों ने भी मुझे कई बार पूछा है इस बारे में, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ अपडेट लेने। उन्होंने बोला यार आप शराब बंद करा दोगे तो पीने वाले क्या रुकेंगे थोड़ी क्या? मैंने कहा पीने वाला तो नहीं रुकेगा, पर जो बच्चे 10-10 साल के बच्चे इस चपेट में आ रहे हैं, मैं तो उनके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। मैं आज का सोच के इसको नहीं लड़ रहा हूँ, ये विजन हमारा बहुत दूर तक का है, आने वाले भविष्य का है। तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे उस समय जो बलिदान दिया, तो आज उसका फायदा हमें मिल रहा है। तो आज हम जो गांव वालों के सहयोग से जो हम आज ये मिशन कर रहे हैं शराबबंदी का, उसमें आज अगर ये सक्सेस होते हैं हम, तो आने वाले 3 साल 5 साल में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, जिसमें एटलीस्ट बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे तो सही तरह से शिक्षित होंगे तो उनकी एक अच्छा जीवन निकलेगा। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे सबसे बाहुल्य SC/ST के लोग हैं। SC/ST को इतना आरक्षण मिला हुआ है, पर लोग जागरूक नहीं है, इस वजह से उन्हें पता ही नहीं है। मैं कहीं पर भी कोई भी ऐसा मिलता है उनको एक ही लाइन बोलता है, आप चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़े, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। और उनको बच्चों को इसलिए पढ़ाओ क्योंकि जब आपको आरक्षण मिला हुआ है तो उसका फ़ायदा तो लो। आपको आरक्षण भी मिला हुआ है, आरक्षण के लिए इस हमारे पूरे देश में देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विवाद चलते ही रहता है। तो जब दे रखा है तो उसका कम से कम यूटिलाइज तो करो। तो क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को चीज़ हम बताएंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। तो उस पर हमारा मेन कंसर्न रहता है मेरा जी। सर आपके युवा साथी स्कूल के बच्चे हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि आयन जी हमारे मित्र हैं, सरपंच तो हमारे नहीं है। ये क्या रीज़न है सर? लोग आपको मित्र ज़्यादा कहते हैं, सरपंच बहुत कम समझते हैं। एक्चुअली सर क्या है कि जब मैं सरपंच बना तो मैंने एक चीज़ देखी थी, मतलब जैसे हम मीटिंगों में भी जाते थे, मैं 1-2 किसी दूसरे गांवों में भी गया, पंचायतों में भी गया था, मिलना जुलना ऐसा हुआ था। तब मैंने एक चीज़ देखी कि जो गांव के लोग होते हैं, तो
जैसे एक मेंटेलिटी बनी हुई है, कहीं भी सरपंच का नाम आते ही एक यूं कंसेप्ट विजन बन जाता है लोगों के माइंड में कि अच्छा कोई बुजुर्ग आदमी होगा, पगड़ी लगा रखी होगी और धोती पहन रखी होगी, तो एक ये कंसेप्ट आ जाता है। तो जब उसमें क्या होता था, एक्चुअली लोगों की गलती नहीं है, पुराने समय से ये रीत चली आ रही कि पहले गांव में जो वरिष्ठ लोग होते थे वही सरपंच बनते थे, तो उनका लोग सम्मान करते थे। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में तो अब आना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ ये देश बढ़ रहा है, तो हर चीज़ हर दिन अपडेशन होती जा रही है। तो वो अपडेशन सिर्फ लोगों में, युवाओं तक ही जल्दी कैच कर लेते हैं, बाकी गांव के जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है बिल्कुल डीपली, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही है। तो वहाँ एक युवा ही पहुँचा सकता है उस चीज़ को। जिस तरह से 2020 में जब हम सरपंच बने तब सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, मतलब अंडर ग्रोथ थी डिजिटलाइजेशन के लिए। 2021 में ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे नरेगा ऑनलाइन हुई, उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी एक्टिविटी थी पंचायत स्तर या जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। उसमें ये सब स्टार्ट हुई, ई मित्र जब स्टेब्लिश, सबसे फर्स्ट स्टेज मित्र हो गया। होता है, फिर वहाँ से वो फॉर्म लाते हैं, ये सब होता है कि हुआ था कि लोग आते हैं तो उन्हें जानकारी का अभाव, जिसको अपन कह सकते हैं, तो जब तक अपन उन्हें बताएंगे पता नहीं कैसे चलेगा। तो कई बार जैसे मेरे यहाँ पंचायत के काफ़ी लोग जैसे कहीं जाते हैं, ई मित्र वाले भी आजकल पूरी चीज़ नहीं बताते हैं। अब जैसे किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो ई मित्र वाला उससे 50 रुपये ले लेगा, फॉर्म दे देगा। अब उस फॉर्म में किसके साइन कराने, कहाँ ले जाने, कहाँ नोटरी होगा, वो उन्हें पता ही नहीं है। वो फॉर्म ले, वो ई मित्र वाला फॉर्म दे के देगा, पंचायत चल जाओ, वहीं हो जाएगा सब कुछ। अब जबकि उनका स्टेप कहीं जैसे पटवारी का होता है, वहाँ जाना होता है, वो प्रॉपर उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मेरा प्रथम यही रहता है कि जो भी व्यक्ति मेरी पंचायत में आ रहा है तो उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले, सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि उसका काम जल्दी हो, धक्के नहीं खाने पड़े, सबसे पहली चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ पे मेरा ये सोचना है कि जैसे मेरे दिन में मेरे पास 50 लोग आते हैं, 50 तरह के काम लेके आते हैं। हम भी समझते हैं कि हर काम मुमकिन नहीं होता, किसी में कोई बाधाएं होगी, किसी का कोई चीज़ डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा, कोई न कोई रीज़न होता है। जो होने वाले होते हैं वो होते हैं, जो एक्चुअली क्या है कि लोग यहाँ तभी आते हैं जब काम उनके कहीं ना कहीं अटक जाता है या नहीं हो रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का काम नहीं हो पा रहा है तो उससे प्रॉपर पता, हम उसे रीज़न बताएं कि इस वजह से आपका ये काम नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। और वो जब यहाँ से मेरी पंचायत से, इस कमरे से, ऑफिस से बाहर निकले तो उसका काम चाहे ना हो, पर उसे अगर जब पूरी चीज़ पता होगी ना तो वो संतुष्ट होके जाएगा, ताकि उसे कोई गुमराह करके पैसे नहीं ऐंठ पाएगा। एक उदाहरण के तौर पे मेरी पंचायत में 2 साल पहले डिजिटलाइजेशन एक तरह से काफ़ी नुकसानदायक भी है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति फिंगरप्रिंट की वो मशीन लेके, OTG जिसको बोलते हैं, वो आजकल फ़ोन में भी लग जाती है, वो लेके, और मेरे यहाँ पे एक भील समाज की बस्ती है तलाई का कुआं, वो वहाँ गया। वहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई थी। अब वो पढ़े लिखे हैं नहीं है तो इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसी चीज़ों को। उस लड़के ने वहाँ जाके बोला कि भाई मुझे तो पंचायत से भेजा गया है और आपकी मैं पेंशन अपडेट कर देता हूँ, तो आपका अंगूठा लगाना है और आधार कार्ड दे दो। उसने 6 महिलाओं के अंगूठे लगाए, आधार कार्ड लिए और उनके खाते साफ कर दिए। ये उन 6 में से एक 80 साल की महिला होगी, बुजुर्ग महिला। वो नेक्स्ट डे बैंक गई, बैंक जाके पैसे निकालने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा तो खाते में पैसे ही नहीं थे, बैंक वाले ने मना कर दिया कि आपके खाते में पैसे नहीं है। अब हमारे यहाँ आज भी मतलब पुराने जो लोग हैं
और कुछ बस्तियां हैं वहाँ पे आज भी वो लोग अपने को पूरी तरह से शेयर करने में हक पकाते हैं, अपनी मतलब समस्या भी पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं। तो वो महिला वहाँ बैंक में, बुजुर्ग महिला रोने लग गई। अब उनको पूछ रहे हैं तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, उनको पता है एक्चुअली क्या, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या उनके साथ। फिर लास्ट में बैंक वालों ने उसको टालने के लिए उन्होंने बोला आप एक काम करो, सरपंच साहब के पास जाओ, वो आपका निवारण करेंगे। तो पर बता रहे थे आए तो वो भी यहाँ तो वो बैंक वाला पैसे नहीं दे रहा मेरे को, वो बैंक वाला पैसे नहीं दे रहा। मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन लगा के पूछा तो उन्होंने बोला इनके खाते में पैसे है नहीं, ये कह रहे हैं मेरे खाते में पैसे थे। तो फिर मैंने कहा एक काम करो, आप इनके खाते की डिटेल चेक करके मेरे को बताओ इनके लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ। तो ट्रांजेक्शन एक दिन पहले का बता रहा था। फिर मैंने उनको शांति से बिठाया, पहले उनको पानी पिलाया, उनके पास बैठ के उनको मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने कहा देखो मैं आपके बच्चे जैसे ही हूँ, आप मुझे जब तक पूरी बात नहीं बताओगे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। आप मुझे बताओ कि आप कभी बैंक गए पैसे निकालने कल? वो बोले नहीं गए। मैंने कहा आपके घर से कोई गया, आपका बेटा पोता कोई गया हो तो? क्या नहीं गए। तो मैंने कहा कि आपने किसी को अपना एटीएम दिया या ऐसा कुछ? उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आपने कहीं किसी को कहीं अंगूठा लगाया हो तो बताओ, क्योंकि आजकल मोस्टली ई मित्र पे अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर बोले कि कल एक आया था लड़का, वो बोले पंचायत से आया हूँ पेंशन दर्ज कराई तुरंत। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने कहा कि भाई अगर अंगूठा लगा के उसने निकाले हैं तो बिना आधार इनके ई मित्र की आईडी के तो कोई निकाल नहीं सकता। तो खैर हमने उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और 3 दिन के अंदर उस लड़के को अपन ने ढूंढ के निकाला। जी जी जी, अपने गांव का ही था? नहीं, वो था आत्मा गांव का था एक, नाम बताना ठीक नहीं है। था कोई ज़रूरतमंद था, यही कह सकते हैं अपन। ने एक करी एक्टिविटी, उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद थाने से मेरे पास फ़ोन आया कि इसको हमने पकड़ लिया, आप बताओ क्या करना है। मैं गया थाने में मिलने, तो उसकी वाइफ और छोटे बच्चे भी थे, तो वो मेरे से निवेदन भी करने लगे। तो मैंने उसको पूछा, समझाया। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, वो महिला नेक्स्ट डे चली गई बैंक, इसलिए पता चल गया, तो ऐसे तूने कितने स्कैम किए होंगे। तो जब उन लोग बेचारे उन लोगों को, बुजुर्ग जो हैं जो अनएजुकेटेड है, उनको पता ही नहीं चलता, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उनके खाते में 3-4-5 हज़ार रुपये रहते हैं, उसमें से आप 1,000 रुपये निकालोगे, उनको कैसे पता चलेगा। फिर सारी चीज़ें, फिर उसने माफ़ी मांगी, सब कुछ हुआ। फिर आईटी एक्ट में मुकदमा हो रहा था, तो अपन सोचे कि यार किसी का जीवन खराब नहीं हो। फिर उसे एक बार तो वार्निंग दी, पाबंद किया, और जो 6 महिलाओं का पैसा, एक्चुअली 3 महिलाओं का 6,000 रुपये था, वो उसने लिया, वो अपन ने वापस रिटर्न लिया। फिर जब मैं उनके बस्ती में वापस वो पैसा उनको घर पे लौटाने गया, तो उन्होंने मेरे को एक, वो महिला के आंख में आंसू आ गए, वो मेरे को ले, सरपंच साहब आपके भी इसमें कोई खर्चा पानी रख लो। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैंने अवेयरनेस, मेरे को समझ में आया कि यार अवेयरनेस नहीं है लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ कि टाइमली, जैसे नरेगा चलती है तो वहाँ मोस्टली गांव के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि नरेगा हमारे गांव के लोग ही चलाते हैं, तो लेडीज़ लगभग वहीं मिल जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो ये स्कैम्स होते हैं, इनके बारे में हम उनको अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो अवेयर रहते हैं। और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है मेरी, भी जाता है कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तुरंत पकड़ाते हैं। जी, ये युवा साथी थे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत का एक जीता जागता उदाहरण बताया कि ऐसे ऐसे स्कैम हुए थे, लेकिन वो कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर पंचायत के अंदर होता है कि जो जनता का मसीहा बन के आए। इनको मसीहा ही कहा जाएगा, क्योंकि उन गरीब महिलाओं की अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य, अगर परिवार के ऊपर इस तरह की आपदा आती है तो उनके लिए खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात है। मैं बात करना चाहूँगा वो ग्राम पंचायत की माताएं बहनें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमें कहते हैं कि सर हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं आया,
ये हमारे सरपंच साहब से जरूर कहना। मैं वो भी कहना चाहूंगा सर, ग्राम पंचायत की महिलाएं आपसे उम्मीद करती हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए, लेकिन ये चीज तो आपके दायरे की भी बाहर की है, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहोगे? आज आपकी जनता भी देख रही है। नहीं, दायरे की बात तो नहीं है। हम्म। इसे इसमें ये होता है कि जैसे जब भी ये स्कीम आती है तो सबसे पहले आवेदन करना होता है, जो कि ये लोगों के स्तर का हो गया। तो जैसे जब भी ऐसी कोई स्कीम्स आती है तो हम जैसे हमने ग्राम पंचायत के ग्रुप्स बना रखे हैं नरेगा के माध्यम से और बागपत साहब के माध्यम से पूरे गाँव में सूचना करा देते हैं आवेदन के लिए। तो इसमें जिन्होंने आवेदन करते हैं, सभी आवेदन करते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है। आवेदन करने के बाद क्या हो गया कि अब ऑनलाइन होने से काफी, जैसे किसी की चारागाह जमीन प्रयास पास नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंटेशन की कोई कमी होने के कारण नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है कि फिर वो जो भी हमारे उच्च अधिकारियों का जो स्तर होता है वहाँ पे छटनी हो जाती है जी। तो वो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में या फिर जैसे किसी के चारागाह जमीन में अगर वो निवास कर रहे हैं, उस ऐसी कोई छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनका अटक जाता है जी। बाकी मेरी पंचायत में भी 48 के आसपास प्रधानमंत्री आवास पास हुए जी, जिसमें से 8 तो पहले बन चुके थे, 5 का भी काम प्रगति पे है और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए उस पर हमारा काम जारी है जी। मैं बात करना चाहूंगा लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या पे किस तरह से आयन जोशी के द्वारा काम किया गया। लाइट की व्यवस्था देखी जाए तो एक्चुअली क्या इसमें जो पर्सनल मैंने अनुभव किया है पंचायत में, उससे लोगों को लगता है यार सरपंच बन गए तो वाह, मतलब सब कुछ है, ये चाहे जो कर सकते हैं या फिर इनके तो कोई दुविधा ही नहीं सकती। पर सरपंच बनना मतलब यूँ देख लो कि इस पूरे संविधान का सबसे अगर नुकसान किसी व्यक्ति को होता है तो सरपंच को। किस तरह से होता है कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे जो व्यवस्था है हम जिन लोगों को देते हैं, आज जैसे मेरे पास कहीं से फोन आता है कि हमारे यहाँ लाइट बंद है, तो जो व्यवस्था वो आदमी देख रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या होता है कि इन लोगों को इतनी सैलरी नहीं देती, जो कि हमारे हाथ में होता नहीं है। उनको हम एक कुछ मासिक मानदेय के अनुसार नौकरी पे रखते हैं, तो वो फिर काम भी वैसे ही करते हैं। अब किसी महीने के 3,000 रुपए मिल रहा है और पूरी पंचायत की लाइट है उसको देखने आधी रात को जी। तो इतनी मेहनत आजकल कोई करता नहीं, क्योंकि मिनिमम आजकल कहीं भी जाओ तो 10,000 तो मिनिमम सैलरी मांगते। तो क्या हुआ कि जब मैं सरपंच बना, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यही आया। अब कहीं लाइट नहीं है, कहीं केबल, कहीं जो भी है लाइटों के इश्यू आने लगे थे, तो मैंने सबसे पहले ठीक है स्टाफ व्यवस्थित किया जो थोड़ा जिम्मेदार हो, और जब भी किसी की, वैसे तो किसी का मोस्टली फोन नहीं आना चाहिए, उनको मैंने स्ट्रिक्टली कह रखा है, आ भी जाता है तो मैं भी तुरंत उनको अपडेट कर देता हूँ और विद इन 1 डे हमारा रिजोल्यूशन का एक पीरियड रखते हैं हम। भाई किसी की अगर शिकायत आ जाती है, कहीं कोई ऐसी चीज हो जाती है तो आपको तुरंत प्रभाव से वहाँ पे 1 दिन में समस्या का समाधान जी सर। उसके लिए पंचायत से जो भी अगर सहयोग चाहिए होता है, कोई सामग्री चाहिए होती है तो हम तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद मेन समस्या ये आई, ग्राम पंचायत सुविधा संसाधन सब कुछ दे सकते, लेकिन उसका सही उपयोग हो, ये सहयोग तो पंचायत के इस परिवार से अपेक्षा हम भी रखते हैं जी सर। उसमें हमारे ये हुआ था कि सारी लाइटें की जो व्यवस्था है वो कंप्लीट कर रखी थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं व्यवस्था बिगाड़ने में, जैसे निजी स्वार्थ, जिनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, लोगों से और व्यवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो मैंने काफी ऐसी चीजें गतिविधियां देखी, पकड़ी हुई थी। वो रात को इस केबल पे जैसे तार डालते चोरी करते थे लाइट, तो तार डालने की वजह से पूरी लाइन फाल्ट हो जाती थी। अब मान लो आज हमने 10 नए लट्टू डाले और तार डालने के जब 10 फाल्ट हो गए, तो अब पंचायत कितनी बार इतना बजट नहीं आता है कि लाखों रुपए से लट्टुओं में खर्च कर। कहने का मतलब हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पंचायत में पानी की व्यवस्था को देखा जाए तो जल जीवन का हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है,
और आज से 25 साल पहले जब मेरे पिताश्री उप सरपंच थे और यहाँ की जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष भी रहे, उनके दौरान उन्होंने पूरी इस पंचायत के अंदर पानी की पाइपलाइनें डलवाई थी, टंकियां को काम करवाया था जी। तब से 25-30 साल हो गए हैं उस बात को, तब से पानी की व्यवस्था सही चल रही थी। अब 30 साल हो गए हैं तो सारे पाइप भी सड़ गए हैं जमीनों में और काफी अव्यवस्था होने लगी। तो हमारे आदरणीय पीएम कुमार जी द्वारा निवेदन किया हमने उनको, तो उन्होंने जल जीवन मिशन में 2 करोड़ 25 लाख का एक प्रोजेक्ट तो हमें ये लिया है जी। साथ ही हमारे राजेश ग्राम मोरचना के लिए जाखम बांध का भी एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, वो भी जल्दी वहाँ पर भी कार्य शुरू हो जाएगा जी सर। पानी की समस्या तो लगभग मैं नहीं मानता कि अब आने वाले 20-25 साल तक तो हमें नहीं देखना पड़ेगा पानी की समस्या की, इतना हमने व्यवस्था सही कर दी है जी। और लाइट की व्यवस्था भी आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो सब जगह व्यवस्थित है जी। कहीं भी कोई समस्या नहीं है, किसी का फोन आ जाता है तो तुरंत प्रभाव से लड़का पहुंच जाता है जी। स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता के लिए समय समय पर पंचायत ने जो व्यवस्था बिठा रखी है, ट्रैक्टर के माध्यम से घरों के बाहर तक जाते हैं और सारा कचरा पर निस्तारण करते हैं जी। तो आपके माध्यम से एक छोटे सा निवेदन मेरा भी मेरे ग्रामवासियों परिवार से ये भी रहता है कि आज सिर्फ मेरे चाहने से ये पंचायत साफ नहीं है। मैं चाहूँ कि हर जगह सफाई हो, ये हो वो हो, इसके लिए मैं साधन लगा सकता हूँ, अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ, संसाधन लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें जब तक हर एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जी। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति अपने अपने घर के बाहर की और अपने घर की जिम्मेदारी ले लेगा कि मेरे घर के बाहर कचरा नहीं हो, ये मेरी जिम्मेदारी जी जी, तो ऑटोमेटिक पूरी पंचायत में किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी व्यवस्था अपने आप चलेगी जी। तो वो वही कहते हैं ना कि सरपंच तो हम बन गए, लेकिन अगर आज मैं कुछ बदलाव करना चाहूँ तो मेरे अकेले चाहने से नहीं जी जी। गाँव का जनता का, परिवार का, गाँव का सहयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे इस जनता परिवार का सहयोग पूरी तरह से मुझे मिला हुआ है। सब सहयोग करते हैं, हर कार्य में सहयोग करते हैं। कोई भी हम कुछ अच्छा नवाचार करना चाहते हैं, युवा भी उसमें सहयोग करते हैं। तो युवा जब जुड़ते हैं ना किसी कार्य से तो ऑटोमेटिक गाँव वाले भी जुड़ते हैं और गाँव वाले भी ये सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा हो रहा है, इसमें हम सहयोग करें जी। वो वाली जी सर। जिस तरह से आपने विकास की गंगा बहाई है अपनी ग्राम पंचायत कुसुम के अंदर और जितने भी राजस्व गांव आए हैं, जिस तरह से आपने ये कहा कि मेरा परिवार है, लेकिन परिवार के लिए आपने जो काम किए वो आज धरातल पे भी मौजूद है, हमने भी देखे हैं, ऑन कैमरे में भी लोग आज देख रहे हैं। मिशन 2025 आने वाला चुनाव, अगर जनता जनार्दन आप पे विश्वास करती है, आपको एक बार फिर इस चुनावी मैदान की कमान सौंपती है, तो क्या आईएनजी जोशी एक बार फिर चुनावी मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे? सर जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति से मेरा शुरू से ही कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक इंटरेस्ट भी नहीं था। यही वो जनता परिवार था जो मुझे जयपुर से खींच के यहाँ लाया और चुनाव लड़ाया और जीता कर, और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में भविष्य का तो पता नहीं, पर जिस समय इस जनता को मेरी जरूरत होगी मैं हर वक्त उनके लिए खड़ा रहूंगा, चाहे वो चुनाव हो, चुनाव ना हो या कोई सी भी परिस्थिति, इस जनता के लिए सदैव तैयार जी सर। दीपावली का पावन पर्व भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से इस दीपावली के पावन पर्व की सबसे पहले तो सभी को शुभकामना देना चाहूँगा। उसके बाद इस दीपावली के पावन त्योहार एक ही संदेश है मेरे परिवार के लिए कि हम हमारी जिस प्रकार से इस पंचायत को मैं अपना परिवार समझता हूँ और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी लेकर चलता हूँ। निवेदन यही है कि आप लोगों के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। इस पंचायत के लिए जो भी कार्य होते हैं उनमें आप सब सहयोग करें जी।
कई बार क्या होता है कि अभी जैसे कुछ कार्य चल रहे हैं उसमें बाधा इसलिए आ रही है कि कुछ लोग उसमें विकास कार्यों में बाधा बनते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर कोई जैसे राजनीति में पक्ष विपक्ष हमेशा होता है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह, पर जहाँ पर अपने गांव की बात आती है, विकास की बात है, वहाँ पे पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो कार्य हमारे गांव के लिए हो रहा है, हमारे घर में नहीं होता जी। ना, तो विपक्ष के घर में हो रहा है ना मेरे घर में हो रहा है, ये हमारे गांव में काम हो रहा है। तो पक्ष विपक्ष विकास के कार्यों में नहीं देखना चाहिए, साथ रह के काम करना चाहिए जहाँ लगे। मैं तो ये इतना तक कहता हूँ कि अगर जैसे हमारी पंचायत में कोई कार्य में मेरे इस कार्यकाल में हो रहा है और विपक्ष को अगर लगे कि नहीं ये काम ऐसा नहीं ऐसे होता तो वो ज्यादा बेटर होता है, तो आप अपना सजेशन दें, आप मेरे साथ रह के कार्य करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर ये एक परिवार है, तो इस दीपावली के माध्यम से मैं तो यही कहूंगा कि ग्राम पंचायत में हो रहे विकास में सभी जने मिलकर सहयोग करें, ताकि हम एक सुंदर सा इस पंचायत को निर्माण कर सके और आने वाले समय में राज्य स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इस ग्राम पंचायत को ले जाने का मेरा जो सपना है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। क्या बात। और इसके लिए मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता आ रहा है तो ये सपना भी जरूर पूरा होगा। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें अपना कीमती समय 10 मिनट का समय दिया। आप सभी का भी धन्यवाद। आप इतने दूर से यहाँ पधारे हमारे लोगों के बीच में, और इस पूरी ग्राम पंचायत मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल सिंह के साथ आज की खास मुलाकात आयन जोशी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, मिलाते रहेंगे नए नए विचारों के साथ में, नई नई विचारधाराओं के साथ में। जय हिंद, जय भारत।